बोलते हैं कि फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ, आउटकम ही नहीं निकल रहा। वो तो थोड़ा सा पढ़ता है, उसका आउटकम निकल जाता है। तो तुम्हें खुद का देखना है। और मैं बताता हूँ, मेरा फिजिक्स में मेरा स्कोर 49 आया है वैलिडिटी में से एक बार एलन के टेस्ट में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा स्कोर इतना चलता था, 120 के ऊपर जाता नहीं था 11 में स्कोर। 621 मेरा फर्स्ट टेस्ट में स्कोर था 11th में, उसके ऊपर बढ़ा ही नहीं कभी स्कोर 11th में, हमेशा 600 के नीचे रहा। तो स्कोर देख के अपने आप को जज मत करो, कंटिन्यू मेहनत करो और ग्रेजुअल चेंज आता है करो। तो लास्ट 3 मंथ्स तक आपका एक बार कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब अपनी तरफ से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अब मेजर फोकस होना चाहिए पेपर प्रैक्टिस पे। और जैसे फॉर बायोलॉजी एनसीईआरटी अच्छे तरह कवर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा ही नहीं, वो चैप्टर इतना बोरिंग है कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ये सब नहीं होना चाहिए। एंड मोमेंट पे अच्छा लगे नहीं लगे पढ़ लो, रट लो, भूल जाना कभी बार, पर वो अच्छे से कर लो। बाद में कुछ चैप्टर नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी से, डायग्राम्स भी अच्छे से करने हैं और थ्योरी भी अच्छे से करनी है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में करने हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, जिससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और केमिस्ट्री में स्पेशली इनऑर्गेनिक के चैप्टर से फोकस करना, बिकॉज उनमें रटना ही होता है मेजरली। तो जैसे मेटलर्जी हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर हो गया, ये सब चैप्टर्स। और मेरे को काफी सारे नाम याद भी नहीं आ रहे हैं। तो जो भी वो चैप्टर्स है जिनमें रटना है वो अच्छे से कर लो, बिकॉज उनमें से इक्वेशन फिक्स होता है। बच्चे छोड़ देते हैं एंड में कि पॉलीमर छोड़ दूं क्या, मेटलर्जी छोड़ दूं क्या। उनको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है, अच्छे से एनसीईआरटी से विद रिएक्शंस, नेम्स याद कर लो उनके, वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। एक क्वेश्चन पक्का होता है, तो वो करना चाहिए केमिस्ट्री में। और फिजिक्स के अंदर इस मोमेंट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओ। सेम फॉर ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करो, टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करो। इससे क्या होगा, जो एरर्स आप पेपर में करते हो वो आप घर पे क्लियर कर लोगे कि क्या करना चाहिए, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप, हर रोज 2 टाइम एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बोले तो 2 गोली सुबह शाम, और साथ में क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी जब पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी में कई बच्चे क्या करते हैं, समरी नहीं पढ़ते चैप्टर की, तो काफी लेसन की समरी में भी कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में समरी में पार्टुरेशन में कुछ एक्स्ट्रा दिया है। जैसे कि हम मेनली अगर पार्टुरेशन पे हार्मोन में पूछेंगे तो हम मेनली सब लगा देंगे ऑक्सीटोसिन, लेकिन समरी में दिया है कि और भी कुछ हार्मोन होते हैं जो कि पार्टुरेशन में हेल्प करते हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है, वहां पे भी समरी में काफी कुछ एक्स्ट्रा दिया है जो कि इवन लेसन में भी नहीं दिया है। तो आप चैप्टर पढ़े तो उसके साथ उसकी समरी भी पढ़े। और आप पेपर दिया था तो मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब मुझे क्वेश्चंस आते थे बट मैंने उन्हें उसी शेड्यूल टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाई। तो इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेन रोल पेपर प्रैक्टिस का है। मुझे लगता है बेसिकली यहाँ नॉलेज से ज्यादा रोल भी आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उस चीज का है, क्योंकि कई बार इवन मैंने देखा है कई लोगों को बहुत नॉलेज होता है बट उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, तो वो लोग उनका सिलेक्शन वगैरह रह जाता है। तो आपके लिए पेपर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, जब भी पेपर प्रैक्टिस करो यू शुड ऑलवेज कीप अ टाइमर। मतलब मैं तो ऐसा मानती थी कि अगर आपने बिना टाइमर की प्रैक्टिस की है तो दैट इज नॉट इवन प्रैक्टिस। आप ऐसे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने एक फिजिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व किया है तो उसका कोई मतलब नहीं निकला ना। अगर आप उसे आपके शेड्यूल टाइम में सॉल्व कर रहे हो तो ही उसका मतलब है। तो टाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। और पेपर सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट तो है, प्लस आपका उससे एक आपको एग्जाम का एक्चुअल एनवायरनमेंट पता चल जाता है कि हमारा क्या मतलब हमारी मेंटल स्टेट क्या होगी एग्जाम के टाइम पे। तो इसलिए आपका पेपर सॉल्विंग वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पेपर्स तो बहुत सॉल्व करते रहेंगे, आप बहुत सारे पेपर्स रोज सॉल्व करेंगे और आपके नंबर आएंगे। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो पेपर सॉल्व करते हैं उसके बाद पेपर को एनालिसिस नहीं करते हैं। तो पेपर सॉल्विंग का मेन रीजन ही ये होता है कि आपको पेपर एनालिसिस करनी है बाद, ताकि आपको पता चले कि आप लैग कहाँ हो रहे हैं, आप किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में आपको क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट में। तो आप जब भी पेपर देते हो उसके बाद आपका मेन फोकस ये रहना है कि मेरे मार्क्स कितने हैं या मेरी कोचिंग में रैंक कितनी है। आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि मेरी गलतियां कहाँ हुई है। तो आप पेपर एनालिसिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे पेपर सॉल्विंग के बाद। तो आप पेपर एनालिसिस में आप देखोगे कि आपकी कहाँ गलतियां गई है, तो उस कॉन्सेप्ट को ब्रीफली रिविजन दोगे। और कई बार जैसे when we do a paper quickly, we tend to miss out on small things in the question. For example, a question says all the things except, or they use the word did not. This changes the entire meaning of the question. And especially when it comes to MCQs, we find that, that small change completely changes the answer.
And this is how a lot of mistakes are made, especially in biology, which is supposed to be the easiest subject. I like to say that during this period, I would recommend that you read the NCERT thoroughly. And I don't mean as in you sit for 2-3 hours per chapter. What I mean is you should try and finish as many chapters as you can per day, lightly reading them, looking through the highlighted points, and so on and so forth. Like for example, you can try and finish the entirety of the syllabus in 2 weeks, and you keep repeating this till the day of the exam. And this will really help you in retaining the facts, especially when you keep rereading the facts. Eventually they will come automatically to your mind. And when you couple this with solving questions, this will make the accuracy of your problem solving much better, and this will help you in cracking